गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 7th क्लास में हम आज 1.5 पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मतलब क्या है इसका। हम पौधे उगा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, तो मिट्टी में से ये पादप पोषक तत्वों को अपने अंदर ले रहे हैं और भोजन का निर्माण कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो मिट्टी में से पोषक तत्व ले रहे हैं तो मिट्टी में पोषकों की कमी आ जानी चाहिए। मिट्टी के अंदर से पोषक कम हो रहे हैं क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जा रही है। तो ये मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो कम हो जाएंगे। तो उन पोषक तत्वों को दोबारा से पुनः पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हम खाद मिलाते हैं, उर्वरक एवं खाद मिलाते हैं। उर्वरक एवं खाद में क्या होते हैं, कौन से पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सब पोषक तत्व हैं। और भी होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह हैं कुछ मात्रा में। तो ये पोषक तत्व फिर से ज़मीन में चले जाते हैं, जिससे जब हम अगली फसल उगाते हैं तो उन्हें पूरा पोषण मिल जाता है। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अब इन पोषक तत्वों के समृद्ध करने के लिए हमें कितनी मात्रा में खाद मिलानी चाहिए, उर्वरक मिलानी चाहिए। अगर हमें ये सब जानकारी हो तो हम फसलों को अच्छे से उगा भी सकते हैं और उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। एक और ख़ास बात, पादपों को प्रोटीन भी चाहिए ना, प्रोटीन भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तो उन्होंने बना ली, खनिज भी ले लिए, प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। शरीर वर्धक होता है, 6ठी क्लास में हमने पढ़ा है। प्रोटीन को हम शरीर वर्धक बोलते हैं। तो पादपों में भी तो वृद्धि हो रही है, उनमें भी तो शरीर बन रहा है। पहले छोटा पौधा था, फिर बड़ा हो रहा है, तो उनको भी प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन के लिए मुख्यतः नाइट्रोजन चाहिए होती है। अब नाइट्रोजन मृदा में कहाँ से आए, मिट्टी में नाइट्रोजन कहाँ से आए? हालांकि हमारी वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें होती हैं और उनमें नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में है। लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या है कि जिस प्रकार पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं वायु में से, नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाते। तो नाइट्रोजन, पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलेगी? मिट्टी में से नाइट्रोजन मिलेगी विलेय रूप में। विलेय रूप का मतलब है पानी में घुली हुई। तो मिट्टी में से पानी अवशोषित करते हैं पौधे जड़ों द्वारा। तो उस मिट्टी के पानी में घुली हुई होती है नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन आती कहाँ से है? हमने तो कहा वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये यूज ही नहीं कर पाते, मिट्टी में कहाँ से आई? देखिए, इसके लिए कुछ जीवाणु हैं, जैसे कि राइजोबियम। ये राइजोबियम जीवाणु में बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकती है। तो जो नाइट्रोजन है वायु के अंदर, उसको ये मिट्टी में, पानी में घोल देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अब जब राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में है तो अपना भोजन नहीं बनाएगा, तो फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे करेगा? यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया फिर भोजन लेता कहाँ से है? ये लेता है चना, मटर, मूंग, ये फलीदार जो पौधे हैं उनसे। उनकी जड़ों में रहता है ये बैक्टीरिया। कहाँ रहता है? इनकी जड़ों में। ये जो मैंने आपको पौधे बताए, चना, मटर, मूंग, सेम और बाकी की फलीदार जो पौधे हैं, जैसे आपका राजमा वगैरह है, तो मटर हैं, ये फलीदार पौधे हैं। इनकी जड़ों में रहेगा राइजोबियम, उनसे लेगा भोजन और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करेगा। कुछ नाइट्रोजन इन पौधों को दे देगा ये, और कुछ नाइट्रोजन मिट्टी में रखेगा। तो जब हम कोई फसल उगा रहे हैं, उसके बाद यदि हम ये चना वगैरह, मटर वगैरह, फलीदार पौधे, ये सब हम उगा देते हैं, दालें उगा देते हैं, तो हम मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को फिर से भर देते हैं, क्योंकि ये जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन को फिर से भर देते हैं। अब ये देखिए, हमने बोला राइजोबियम जीवाणु पौधों की जड़ों में रह रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। पौधा जो है राइजोबियम से नाइट्रोजन लेने में मदद मिल रही है उसको, और राइजोबियम पौधों से भोजन ले रहा है। तो ये कौन सा संबंध हुआ? यह संबंध हुआ सहजीवी संबंध। ये हमने लाइकेन में जो अभी पिछले दिन पढ़ा था। तो यहाँ पर सहजीवी संबंध आ जाता है ये।
राइजोबियम और फलीदार पौधों के बीच में सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध वह होता है जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। हमें दालें उगा दी, उनको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, वो तो खुद बना रहे हैं। यही नहीं, दाल की जब हमने एक बार फसल उगा दी ना मिट्टी में, तो उसके बाद भी हमें उर्वरक की सहायता लेने की जरूरत नहीं है अगली फसल के लिए। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप कैसे होते हैं। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत कम पादप अन्य पोषण प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे परजीवी और मित्रजीवी पौधे भी पढ़े ना हमने। परजीवी में हमने पढ़ा अमरवेल, मृतजीवी में हम पढ़ रहे हैं वो मशरूम, ठीक है। लेकिन बाकी सभी पौधे स्वपोषी पोषण ही करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब सभी प्राणी अपने भोजन के लिए, बाकी पौधों को छोड़कर बाकी इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो ज़्यादातर भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं या दूसरे प्राणियों पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण होता है जिसमें जीव या तो पौधों पर निर्भर रह रहा है या भोजन के लिए पौधों पर या अन्य प्राणियों पर निर्भर रह रहा है, उसे हम कहते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और आपसे उम्मीद है अब आप इसको अच्छे से समझेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे और बाकी प्रश्न भी करेंगे। इसमें जो अभ्यास के प्रश्न हैं इन सब को आप अच्छे से करेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, देखिए ये आपने करने हैं। यही नहीं, ये आपने सारणी भी लिखनी है। आपने क्या सीखा इसको अच्छे से समझना है सारी। उसके बाद ये प्रश्न जितने भी हैं ये सबको आपने लिखा भी है, आपने याद करके लिखना है, अच्छे से लिखना है। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आपने पूछ लेना है, ठीक है। तो कल से हम फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से आप याद करें और समझें, ताकि जब हम अगला चैप्टर पढ़ें तो जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है उसकी मदद हम ले सकें दूसरे चैप्टर में। ओके, धन्यवाद।